खूबसूरती, इससे उबरना इतना मुश्किल क्या है? क्या इसके लिए इमारत से कूदना पड़ेगा? शियांग अपार्टमेंट की 24वीं मंजिल की छत पर किम यी ने अभी अभी अपनी शॉर्ट्स धोई थी और उन्हें सुखाने के लिए ऊपर ले जाने ही वाला था। भला किसे पता था कि जैसे ही वह ऊपर आया, उसने बालकनी के किनारे पर छोटी स्कर्ट, काली स्टॉकिंग्स और लंबी टांगों वाली एक युवती को खड़ा देखा। वह बहुत दुखी होकर रोई। पीछे से देखने पर उसका शरीर पतला और आकर्षक था और उसकी त्वचा सफेद और पारदर्शी थी। इतनी खूबसूरत चीज को भुला पाना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? इससे आपका कोई मतलब नहीं। उस सुंदरी ने आंखों में आंसू लिए उसकी ओर देखा। शायद वह किसी और के वापस आकर उसे ढूंढने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि ऐसा नहीं है, तो उसकी आंखों में अचानक निराशा और उदासी छा गई। किम यी ने उसके चेहरे पर एक नजर डाली और पाया कि उसका चेहरा बिल्कुल अंडाकार था, सुंदर और मनमोहक। तो उसने कहा, अच्छा, चूंकि तुम वैसे भी मरने वाले हो, तो क्यों ना तुम मुझ पर एक एहसान करो और मरने से पहले मुझे गले लगा लो। यह बात दयालुता से कहें, उसे प्रेरित करने के लिए, शायद उसके मन में ऐसे चरम विचार न आए। हालांकि किम यी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उस सुंदरी ने बिना सोचे समझे सीधे जवाब दिया, ठीक है, यहाँ आओ। उस खूबसूरत महिला ने पीछे मुड़कर अपनी बाहें खोली और बड़े ही सलीके से उसे गले लगाया। किम यी उत्साहित और रोमांचित थी। वास्तव में क्या वह सच में सहमत हो गई? हिलो मत, मैं आता हूँ। बालकनी का किनारा बहुत संकरा था और वहां काफी मलबा जमा था। वह सावधानी से ऊपर चढ़ा, ऊंचे चबूतरे पर खड़ा हुआ और उस सुंदरी के पास आकर बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। अचानक ही हवा में एक सुगंध फैल गई, उस सुंदरी के कोमल और सुगंधित बालों की खुशबू और उसके शरीर पर दूध की साफ और मीठी खुशबू। जैसे ही उसने उसे गले लगाया, उसका हाथ और भी नर्म और कोमल महसूस हुआ। जैसे ही वह उस खूबसूरत लड़की को गले लगाने ही वाला था, वह अचानक रो पड़ी और उससे बोली, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ करें। किम यी कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उससे पहले ही उस खूबसूरत हसीना ने उसे गले लगा लिया और 24वीं मंजिल पर बने ऊंचे चबूतरे से नीचे कूद गया। आकाश और पृथ्वी घूमने लगे, दिन रात में बदल गया और रात दिन में बदल गई। किम यी को उस सुंदरी को गले लगाने पर पछतावा होने से पहले ही उसने अचानक खुद को बादलों से जमीन पर तीर की तरह गिरते हुए देखा। हवा की आवाज इतनी तेज थी कि वह अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। लेकिन इसी समय अचानक उसके दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंजी और सुनाई दी, सिस्टम सक्रिय हो रहा है, 20% सक्रिय हो रहा है, 60% सक्रिय हो रहा है, 90% सक्रिय हो रहा है। अजय अनुकूलता प्रणाली सफलतापूर्वक सक्रिय हो गई। यह एक विशाल घास का मैदान है और इस समय लोगों के दो समूह भयंकर रूप से लड़ रहे हैं। किसी ने रक्त से सनी तलवार उठाई और इतनी जोर से वार किया कि जमीन कांप उठी, और किसी दूसरे ने भाला लहराया और अजगर और बाघ की तरह दहाड़ा, जिससे एक अमिट छाप छूट गई। भाई, मुझे बचाओ। एक युवा लड़की को 2 मीटर लंबे आदमी ने घेर लिया और उसे झाड़ियों के किनारे तक ले आया। लड़की घायल हो गई थी और उसके कपड़े बीच से फट गए थे, जिससे हवा में उसकी गोरी त्वचा दिखाई दे रही थी। पतली, सीधी और गोल टांगों का एक जोड़ा घबराहट में जमीन पर मुड़ा हुआ था। वह आगे की ओर चिल्लाई। भाला चलाने वाला व्यक्ति उसका भाई हुआ युनफेंग था। चांदी का भाला और सफेद वस्त्र बर्फ की तरह सफेद थे और वह भीड़ में अजेय रूप से आगे पीछे घूम रहा था। हम तुम्हें बचाऊं, तुम्हें कौन बचा सकता है? 2 मीटर लंबे उस आदमी ने लड़की के गोरे पैरों को लालच भरी नजरों से देखा और यहाँ तक कि उसके मुंह से लालच भरी लार टपकने लगी। उसने अपना मजबूत दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और लड़की की जांघ पकड़ ली। लड़की ने एक पत्थर उठाया और उस पर हमला किया, लेकिन उसने उंगली के एक झटके से आसानी से उसे रोक दिया। भाई, मुझे बचाओ। लड़की ने टूटे दिल से अपने भाई को पुकारा, लेकिन इस समय उसका भाई एक दूसरी लड़की को बचा रहा था। वह उसकी चचेरी बहन थी, संप्रदाय के गुरु की बेटी। उसे लगा कि वह अपनी चचेरी बहन से कमतर नहीं दिखती, लेकिन उसकी स्थिति फिर भी थोड़ी खराब थी। सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण उसके भाई की नजरों में केवल उसकी चचेरी बहन गु किंगशुंग ही थी। लेकिन इसके बावजूद लड़की गु यई को अब भी उम्मीद थी कि उसका भाई उस पर अधिक ध्यान देगा और उसकी अधिक परवाह करेगा। इस क्षण उसकी आंखों में आशा निराशा में बदल गई। भाई हुआ के दिल में सिर्फ बहन किंगशुंग का ही वास था। यह देखकर कि 2 मीटर लंबा आदमी उसकी गोल और कोमल जांघों को पकड़ने ही वाला था, लड़की ने अचानक अपनी आंखें बंद कर ली, मानो उसने अपना भाग्य स्वीकार कर लिया हो। टकराना। इसी क्षण आकाश से अचानक एक काली छाया गिरी और संयोगवश वह 2 मीटर लंबे आदमी के सिर पर जा लगी। शोर सुनकर युवती ने कांपते हुए अपनी आंखें खोली और देखा कि 2 मीटर लंबे उस व्यक्ति के शरीर के सातों छिद्रों से खून बह रहा था और टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने एक लड़के ने उसे बैठकर मार डाला था। लड़के के कपड़े अजीब थे और उसके बाल छोटे थे, जो आम लोगों के लंबे बालों से बिल्कुल अलग थे। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। लड़के ने अपनी कमर को धंक लिया और उड़ते हुए बैठने से उसकी जांघ की हड्डी लगभग टूट गई। सौभाग्य से सिस्टम अभी अभी 100% सक्रिय हुआ था
जिससे उसे थोड़े समय के लिए प्रभुत्व प्राप्त करने का मौका मिला, इसलिए वह मौके पर ही मारा नहीं गया। जब लड़के ने अपनी आंखें खोली तो वह सामने के दृश्यों को देखकर स्तब्ध रह गया। क्या मैं शियांग अपार्टमेंट की छत पर नहीं था? मैं सड़क पर गिर गया तो यहाँ क्या गड़बड़ है? किन यी ने एक अलग आकाश और एक अलग व्यक्ति को देखा। जमीन पर पड़े शवों और टूटे हुए हाथों को देखकर वह अचानक भयभीत हो गया। अचानक एक और 2 मीटर लंबे दैत्य ने खोपड़ी के आकार का चाकू लहराया और उसकी कमर पर वार कर दिया। उसके बगल में खड़ी युवती चिल्लाई, सावधान रहो। उसी समय लड़की ने जमीन पर पड़ा एक पत्थर उठाया और उसे राक्षस की आंखों में दे मारा। उस दैत्य पर इसका असर हुआ और उसने क्रोधित होकर तलवार घुमाई और लड़की को मार डाला। लड़की ने दोबारा चीख मारी, उसे लगा कि उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। लेकिन एक और धमाके के साथ एक चांदी का भाला हवा में से निकला और 2 मीटर लंबे उस विशालकाय को भेद गया। वह एक चट्टान से जा टकराया। चांदी के भाले के चट्टान में घुसने के बाद उसे एक भिनभिनाहट की आवाज भी आई। लड़की की आंखों में अचानक चमक आ गई और उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। बड़े भाई। सफेद कपड़ों में एक युवक देर से आया और उसके पास कूदकर बोला, यही, क्या तुम ठीक हो? लड़की ने शर्माते हुए कहा, बड़े भाई, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। तुम अपना ध्यान रखना, मैं दूसरों की मदद करने जाता हूँ। सफेद वस्त्र पहने उस युवक ने जरा भी नरमी नहीं दिखाई। इतना कहकर उसने किन यी की ओर देखा, अपना भाला निकाला और दूसरी दिशा में चला गया। इस समय किन यी जमीन पर बैठा था, उसकी आंखें थोड़ी खोई खोई सी थी। वह बहुत ही सहज था और उसे आसपास की स्थिति की कुछ समझ थी। बदलते हुए उसने न केवल सीमा पार की, बल्कि उसने एक अजय अनुकूलता प्रणाली को भी सक्रिय कर दिया। मिशन जारी किया गया। गु यी का आशीर्वाद प्राप्त करें और मेजबान को साधना का प्रथम स्तर प्राप्त होगा। गु यी, खेती का पहला स्तर। सर, क्या आप ठीक हैं? हालांकि गु यी को सामने खड़ा लड़का बहुत अजीब लगा, लेकिन आखिरकार उसने उसकी जान बचाई। मैं। किन यी खड़ा हुआ, लेकिन अचानक खड़े होने से उसका सिर किसी कारणवश काला पड़ गया। शायद यह समय यात्रा का दुष्प्रभाव था। वह घबरा गया और लड़की की बाहों में गिर पड़ा। क्या तुम जाग रहे हो? किन यी ने नींद से भरी आंखों से फिर से अपनी आंखें खोली और एक प्राचीन कमरा देखा। वो एक चौकोर पलंग पर लेटा हुआ था जो देखने में गुलाब की लकड़ी जैसा लग रहा था। बिस्तर के बगल में वही युवती खड़ी थी जिसे उसने पहले देखा था, और उस युवती के पास एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था जिसके हाथ में चांदी की सुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी एक्यूपंक्चर किया हो। एक्यूपंक्चर देने वाला व्यक्ति निस्संदेह स्वयं ही था। ये कहाँ है? पूछने की जरूरत नहीं, यह जरूर उस युवती का घर होगा। हालांकि किन यी के लिए चाहे वो उस युवती का घर हो या कोई और जगह, वो उससे अपरिचित था, और यह भी कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया ही उसके लिए अपरिचित थी। ये प्रसिद्ध तलवार संप्रदाय है, युवती ने उत्तर दिया। किन यी ने फिर से उस युवती की ओर देखा और उसके सिर के ऊपर एक पारदर्शी पानी की बूंद के आकार का विवरण बॉक्स तैरता हुआ देखा। अनुकूलता 60। अनुकूलता के कारण 20 जीवन रक्षक, कृपा के कारण 40 मेजबान के आकर्षक रूप के कारण जो वरिष्ठ भाई हुआ यूनफेंग से कम नहीं है। धिक्कार है। किन यी ने मन ही मन आह भरी। वाकई, आप जहां भी जाएंगे, अगर आपका चेहरा सुंदर है तो आप ज्यादा लोकप्रिय होंगे। युवक, तुम कहां से हो? अचानक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बोलना शुरू किया। उसने धीरे से चांदी की सुई को एक तरफ रख दिया। उनका चेहरा शांत था और उनके शब्द सौम्य थे। स्वभाव से वे एक विनम्र विद्वान प्रतीत होते थे। मैं। क्योंकि वह आत्मा के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे यहाँ आया था, इसलिए किन यी को यहाँ की दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ये सोचकर कि चाहे ये कहीं भी हो, दुनिया इतनी बड़ी है और हो सकता है कि आप जिस भी जगह का जिक्र करें उसे आप जानते ही ना हो। दरअसल मैं विदेश से लौटा हूँ। विदेश से? अधेड़ उम्र के विद्वान ने पूछा, क्या आपके पूर्वज झोंगझोऊ से हैं? किन यी को यह नहीं पता था कि झोंगझोऊ क्या है, लेकिन अब वह सही था। हाँ, हमारे पूर्वज अराजकता से बचने के लिए विदेश भाग गए थे। कई पीढ़ियों के बाद वे नहीं चाहते थे कि उनकी संतानें कुएं के मेढक की तरह रह जाएं, इसलिए वे मेरी पीढ़ी में आए और मुझे अपने वतन लौटने का मौका दिया ताकि मैं अपने ज्ञान का विस्तार कर सकूं। अधेड़ उम्र के विद्वान ने सोच समझकर सिर हिलाया। 100 साल पहले झोंगझोऊ वास्तव में उथल पुथल भरे दौर से गुजर रहा था, जिसके कारण हमारे पूर्वजों को विदेश जाना पड़ा। यह एक मजबूरी भरा कदम था। बोलने के बाद वह खड़ा हो गया और बोला, मेरी बेटी की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मिंगजियान संप्रदाय आपका हमेशा आभारी रहेगा। अगर आपकी कोई विनती हो तो आप बेझिझक कह सकते हैं। मिंगजियान संप्रदाय किस प्रकार का संप्रदाय है और यह शक्तिशाली है या नहीं, इस बारे में किन यी को फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन शून की प्रेम चुराने की व्यवस्था सक्रिय हो चुकी है और कार्य सौंप दिया गया है, इसलिए इस कार्य को पूरा करना ही होगा। यदि आप मिशन को अंजाम देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको मिंगजियान संप्रदाय में ही रहना होगा। क्षमा कीजिए, क्या मैं मिंगजियान संप्रदाय में रह सकता हूँ? किन यी ने संकोचपूर्वक पूछा। ओह, रुकना चाहते हो? अधेड़ उम्र के विद्वान ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, तुम क्यों रुकना चाहते हो? किन यी को एक कहानी गढ़नी पड़ी। मैंने अपने पूर्वजों से मिंगजियान संप्रदाय के महान नाम के बारे में सुना है। इस बार मैं संयोगवश मिंगजियान संप्रदाय में आ गया हूँ। अगर मैं यहाँ रह सकूं तो शायद मैं अपने पूर्वजों की इच्छा भी पूरी कर सकूं। उन्होंने बस इतना कहा कि वे विदेश से दुनिया देखने के लिए वापस आए हैं। यह उनके पूर्वजों की पीढ़ियों की इच्छा को पूरा करता है। अधेड़ उम्र के विद्वान ने देखा कि उसने यह बात इतनी गंभीरता से कही और उस युवक ने उसकी बेटी की जान बचाई केवल इसी ईमानदारी के कारण, उसके लिए यहाँ रुकना कोई समस्या नहीं होगी। चूंकि आपके मन में यह विचार है तो आप क्विजू पीक में ठहर सकते हैं। हालांकि निर्णय लेने से पहले आप कुछ दिनों तक वहां रह सकते हैं। एक बार ठहरने का निर्णय लेने के बाद आपको मिंगजियान संप्रदाय के नियमों का पालन करना होगा। धन्यवाद। आप ठीक हैं, लेकिन आपके शरीर में रक्त और ऊर्जा का भार अधिक है।
अब जब आप जाग गए हैं तो आप थोड़ा और चल सकते हैं और रक्त और ऊर्जा के भार कम होने का इंतजार कर सकते हैं और आप स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएंगे। अधेड़ उम्र के विद्वान ने अपनी बात समाप्त करने के बाद किन्ही को एक छोटी बोतल दी, फिर उस युवती से कुछ कहा और कमरे से बाहर चले गए। अधेड़ उम्र के विद्वान के चले जाने के बाद युवती उत्साहित हो उठी, अरे आपका नाम क्या है? किन्ही, तुम्हारा क्या हाल है? लड़की। किन्ही ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा। उसकी पतली बाहों के नीचे क्रिस्टल अंगूरों की तरह दिखने वाली दो बड़ी आंखें थीं, जिनमें काले और सफेद रंग का स्पष्ट अंतर था। उसके गोरे चेहरे पर अक्सर दो हल्के डिंपल दिखाई देते थे। 16 या 17 वर्ष की आयु में वह अपने चरम पर थी। उसका शरीर सुडौल, बेहद पतला और सुंदर था। मेरा नाम गु यही है। वैसे आप अचानक आसमान से कैसे गिर पड़े? गु यही को हमेशा से इस बारे में जिज्ञासा रही है। उसने पहले ही सोचा था कि किन्ही एक साधक होगा, लेकिन लौटने और अपने पिता की जांच के बाद उसे पता चला कि यह युवक सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था। लेकिन उस दिन वास्तव में ये किन्ही की बदौलत ही संभव हो पाया, जो आकाश से गिरी और उसने 2 मीटर लंबे आदमी को मार डाला। अन्यथा उसका जीवन और मृत्यु अनिश्चित होती। ओह, मैं विदेश से लौटा और बाज पर सवार होकर उड़ रहा था। आसमान में तेज हवा चलने लगी और मैं स्थिर नहीं बैठ सका, इसलिए गिर गया। यह महज एक संयोग था कि मैं उस लड़की की मदद कर सका। तो बात कुछ ऐसी है। गु यही मुस्कुराई और अचानक बोली, क्या अब आप खड़े हो सकते हैं? मेरे पिता ने कहा था कि आपको उठकर थोड़ा चलना चाहिए ताकि रक्त और ऊर्जा का संचार हो सके। ये संभव होना चाहिए। किन्ही ने बिस्तर से नीचे उतरने की कोशिश की। उसके पैर जमीन पर पड़े और उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। खड़े होने के बाद उसे ताजगी महसूस हुई। मुझे नहीं पता कि यह सिस्टम का असर था या उसके पिता के एक्यूपंक्चर का। मैं तुम्हें सैर पर ले चलूंगा। ठीक है। लड़की के कमरे से बाहर निकलने के बाद पश्चिमी विंग के दरवाजे से गुजरते हुए एक बड़ा आंगन था जिसमें मार्शल आर्ट का एक विस्तृत मैदान था। इस समय मार्शल आर्ट के मैदान में 36 लोग बैठे हुए थे। वे पलथी मारकर बैठे थे, सांस छोड़ रहे थे और नंगी आंखों से दिखाई दे रहा था कि उनके शरीर पर हवा की धाराएं बादलों और भ्रमों की तरह थीं, जो ताई ची का निर्माण कर रही थी, अलग हो रही थी और मिल रही थी। ये वास्तव में एक ऐसी दुनिया है जहां आप अभ्यास कर सकते हैं। किन्ही का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने चाहा कि काश वह तुरंत अभ्यास करना सीख पाता। आपको पता होना चाहिए कि अभ्यास करने के बाद आप बादलों और धुंध पर सवारी कर सकते हैं और तलवार लेकर उड़ सकते हैं। ये कितना आसान और आरामदायक है। हालांकि मेरे पास एक प्रणाली है, इसलिए खेती से संबंधित मामले मुश्किल नहीं होने चाहिए, है ना? तुरंत ही उसने अपने दिल की आवाज सुनी। जैसे ही उसने पुकारा, उसके मन की गहराइयों से एक कोमल स्त्री की आवाज आई, गु यही का दिया हुआ कार्य पूरा करो, क्या तुम इसे स्वीकार करते हो? 90 अंक मानक हैं, 100 अंक पूर्ण राशि हैं। यदि आप स्वीकार करते हैं तो आप आधे महीने के लिए इनाम की आधी राशि अग्रिम रूप से प्राप्त कर सकते हैं और कार्य विफल होने पर इनाम वापस ले लिया जाएगा। क्या इसमें कोई अच्छी बात है? क्या इनाम की आधी राशि अग्रिम रूप से दी जाए? देखो, वो पत्थर हमारे कुइझू शिखर का ज्ञान का पत्थर है। कुइझू शिखर के प्रत्येक शिष्य ने जब पहली बार ताओवाद का अभ्यास किया तो उन्हें इस पत्थर को स्पर्श करके प्रवेश करने का अवसर मिला। ताओवाद का मार्ग स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जाना है। यह अवसर बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को यह अवसर नहीं मिलेगा वे जीवन भर साधारण औसत दर्जे के ही रहेंगे। जिन्हें यह अवसर मिलता है वे स्वर्णिम तराजू बन सकते हैं, हवा और बादल का सामना कर सकते हैं और अचानक एक अजगर में परिवर्तित हो सकते हैं। क्या मैं इसे छू सकता हूँ? किन्ही उस लड़की के पीछे पीछे ज्ञान के पत्थर तक गया। लड़की ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, मेरे पिता ने कहा था कि अगर आप यहाँ रुकने को तैयार हैं तो आप कुइझू शिखर से हैं। जब तक आप कुइझू शिखर से हैं तब तक आप ज्ञानोदय पत्थर का उपयोग करके ताओ में प्रवेश करने के योग्य हैं। किन्ही ने एक विशालकाय जादुई आड़ू की तरह दिखने वाले काले पत्थर को उत्साह से देखा, अपने हाथ फैलाए और उसे छुआ। साथ ही उन्होंने अपने मन में सिस्टम के प्रश्न का उत्तर भी दिया, मैं स्वीकार करता हूँ। जैसे ही उसने 3 शब्दों मैं स्वीकार करता हूँ से उत्तर दिया, अचानक उसके पैरों के तलवों से लेकर सिर तक एक सुनहरी रोशनी फैल गई। छोटी बच्ची ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और उसका गुलाबी छोटा सा मुंह अपने आप ही चौड़ा खुल गया। साधना का मार्ग ची शोधन से शुरू होता है। ची रिफाइनिंग के 10 स्तर हैं और जिन्हें स्वर्ग के मार्ग को समझने का अवसर मिलता है उन्हें पहले स्तर में प्रवेश करने वाला माना जा सकता है। ची रिफाइनिंग के पहले स्तर पर पहुंचे लोगों की सांस लेने की क्षमता आम लोगों से कहीं अधिक होती है और उनकी ताकत इतनी अधिक होती है कि उनका एक मुक्का 300 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। एक आम व्यक्ति की मौके की ताकत उसकी चरम अवस्था में भी लगभग 100 किलोग्राम ही होती है। जो आम लोग ची रिफाइनिंग के पहले स्तर तक पहुंचना चाहते हैं, भले ही उन्हें इस दहलीज तक पहुंचने का अवसर मिल जाए, फिर भी उन्हें केवल 1 या 2 दिन नहीं बल्कि वर्षों और महीनों तक अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। इसमें कम से कम 2 या 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 साल लगते हैं। मजबूत नींव होने पर ही आपको दूसरे स्तर में प्रवेश करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि इस समय किन्ही ने सिस्टम द्वारा दिए गए कार्य को स्वीकार कर लिया है और इनाम की आधी राशि अग्रिम रूप से चुका दी है। सिस्टम ने पहले कहा था कि जब तक वह कार्य पूरा कर लेता है उसे इनाम के तौर पर लेवल अप मिल सकता है। अब उसे आधे स्तर का लाभ मिला। अप्रत्याशित बात यह थी कि उसके पैरों के नीचे पहली बत्ती चमकने के बाद लगातार 4 और बत्तियां चमकी। सुनहरी रोशनी की हर लहर उसके शरीर में बिजली के कट की तरह दौड़ रही थी। जब प्रकाश की सभी 5 किरणें चमक उठी तो उसका पूरा शरीर ऊर्जा शोधन के 5वें चरण के स्तर तक पहुंच गया था। उन्हें यह कैसे पता चला कि वे ची शोधन के 5वें चरण के स्तर तक पहुंच गए हैं? यह बहुत सरल था क्योंकि उसे इस क्षण अपने दांत्यान के खुलने का एहसास हुआ। जब तक उसने अपनी आंखें बंद रखी उसे ऐसा लगा मानो उसके दांत्यान के स्थान पर एक शिवालय बन गया हो। नींव से ही पैगोडा को 5 मंजिला ऊंचा बनाया गया था। हे भगवान, तुम। वह युवती अवाक रह गई, मानो उसने बचपन के बाद पहली बार ऐसा अद्भुत दृश्य देखा हो।
किम यी से कुछ और कहने का इंतजार किए बिना वह अचानक क्वीजू शिखर के भीतरी प्रांगण की ओर दौड़ी। पिताजी, कुछ अजीब घटना घटी है। किम यी को पूरे शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस हुई, इसलिए वह एक तरफ बैठ गया। मार्शल आर्ट के अखाड़े में ध्यान कर रहे 30 से अधिक लोगों ने भी इस समय अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से उसकी ओर देखा। सिस्टम, जिसे आप लेवल अप कहते हैं, क्या वह सीधा लेवल अप है? उसके मन में अभी एक सवाल उठा ही था कि एक मधुर स्त्री आवाज ने तुरंत जवाब दिया, प्रिय मेजबान, आप सही हैं। सिस्टम में तथाकथित लेवल अप का मतलब सीधे एक क्षेत्र को अपग्रेड करना है। छोटे क्षेत्र जैसी कोई चीज नहीं है। यह नौसिखियों के लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर मेजबान जिंदान स्तर पर पहुंच जाता है तो वह छोटे क्षेत्र में अपग्रेड होना शुरू कर देगा। जिंदान चरण से पहले वह भी बहुत शक्तिशाली है। किम यी को सकारात्मक जवाब मिलने के बाद वह बेहद उत्साहित हो गया। मार्शल आर्ट के मैदान के बगल में एक पत्थर का चबूतरा था और उस पर क्षेत्र स्तर अंकित था। ची शोधन चरण, नींव निर्माण चरण, जिंदान चरण, नवजात आत्मा चरण, रूपांतरण चरण, कष्ट चरण, महायान चरण। इसके बगल में एक विस्तृत व्याख्या भी दी गई थी। ची शोधन चरण के पहले स्तर के लिए सामान्य प्रतिभा वाले व्यक्ति को इस स्तर को स्थिर करने में कम से कम 3 वर्ष लगते हैं। यदि 5 वर्षों में सफलता प्राप्त हो जाती है तो उसे योग्य माना जाता है। ची रिफाइनिंग के दूसरे स्तर में क्षेत्र को स्थिर करने में 3 साल लगते हैं और इसमें सफलता प्राप्त करने में 4 साल लगते हैं, जिसे योग्य माना जाता है। ची रिफाइनिंग के तीसरे स्तर के लिए उस क्षेत्र को स्थिर करने में 2 साल लगते हैं और उससे आगे बढ़ने में 3 साल लगते हैं, जिसे योग्य माना जाता है। ची शोधन चरण का सबसे कठिन हिस्सा शुरुआत है। एक बार जब आप वास्तव में शुरुआत कर देंगे तो आपकी प्रगति तेजी से होगी, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में आप केवल दूध पीते हैं और आपका विकास धीमा होता है। लेकिन जब बच्चा खाना खाने लगता है तो उसकी विकास दर में वास्तव में सुधार होता है। एक सामान्य व्यक्ति को ची रिफाइनिंग के 5वें स्तर तक पहुंचने में कम से कम 15 साल लगेंगे। असाधारण प्रतिभा वाले लोग 8 से 9 वर्षों में इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। असाधारण प्रतिभा वाले लोगों को भी उस स्तर तक पहुंचने में 4 या 5 साल लगेंगे। लेकिन किम यी ने ज्ञान के पत्थर को छूते ही तुरंत उस तक पहुंच गया। पत्थर के चबूतरे पर अंकित उस राज्य के विवरण को पढ़ने के बाद उसे यह भी समझ में आ गया कि वे लोग इतने आश्चर्यचकित क्यों थे। क्या यह कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है और लोग सोचेंगे कि तुम एक राक्षस हो? जैसे ही यह सवाल मन में आया, सिस्टम की कोमल और राजसी आवाज फिर सुनाई दी, मेजबान, ज्यादा चिंता न करें। इस दुनिया में भाग्य के पुत्र सुनहरे अमृत के साथ पैदा होते हैं। उनकी तुलना में आपकी गति को केवल उत्कृष्ट प्रतिभा ही माना जा सकता है। क्या इसे केवल उत्कृष्ट प्रतिभा ही माना जा सकता है? किम यी, जो अभी अभी अपने क्षेत्र में बहुत तेजी से हो रही वृद्धि को लेकर चिंतित था, यह सुनकर तुरंत असंतुलित हो गया। क्या भाग्य का पुत्र स्वर्णिम अमृत के साथ पैदा हुआ था? मनुष्य वास्तव में अतुलनीय है। चाहे कोई भी दुनिया हो, निष्पक्षता शुरुआत से ही मौजूद नहीं हो सकती। अचानक क्वीजू शिखर के भीतरी प्रांगण में प्रकाश और छाया का एक तेज प्रवाह हुआ। जब रोशनी और परछाई छट गई तो सभी ने देखा कि एक अधेड़ उम्र का विद्वान युवा लड़की गुइयई के साथ बाहर आया था। मार्शल आर्ट के क्षेत्र में साधना करने वाले लोगों ने इस समय अपनी आंखें बंद कर ली और बाहरी मामलों को नजरअंदाज कर दिया, मानो वे डांट पड़ने से डर रहे हों। जब अधेड़ उम्र का विद्वान किम यी के पास आया तो उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपनी 2 उंगलियां फैलाकर उसके सिर पर दबाई। कुछ ही देर में अधेड़ उम्र के विद्वान का चेहरा अजीब हो गया। क्या आपको यकीन है कि उसने सिर्फ ज्ञान के पत्थर को छुआ है? उस युवती ने उत्साह से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मंच पर मौजूद भाई देख रहे थे। उन्होंने अभी अभी ज्ञान के पत्थर को छुआ है। अधेड़ उम्र के विद्वान शांत दिख रहे थे और उन्होंने किम यी से पूछना शुरू किया, युवक, क्या आपने पहले कभी अन्य लोगों के साथ ताओवाद का अभ्यास किया है? वह इन बातों को स्पष्ट रूप से जानना चाहता था, क्योंकि साधना की दुनिया में किसी गुरु के सामने कौशल लाना वर्जित है। यदि आप एक ऐसे गुरु हैं जो आपको स्वीकार करते हैं तो भी वह आपको वास्तविक बातें नहीं सिखाएगा, भले ही वह आपको स्वीकार कर ले। किम यी ने सिर हिलाते हुए कहा, आज से पहले मुझे यह समझ नहीं आया था कि साधना क्या होती है। उस युवती ने आगे कहा, पिताजी, आपने पहले भी उसकी जांच की है। जाहिर है पहले उसका कोई आधार नहीं था। मैंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा। उसने ज्ञान के पत्थर को छुआ और फिर उसका शरीर लगातार चमकने लगा और वह सीधे ची शोधन के 5वें स्तर पर पहुंच गया। हे भगवान, यह गति तो लगभग भाई हुआ युनफेंग के बराबर है। लड़की ने उत्साह से कहा, उसकी आंखें मानो टिमटिमाते तारों जैसी लग रही थी। किम यी ने देखा कि उसके सिर के ऊपर की अनुकूलता अचानक 10 अंक बढ़कर 70 अंक हो गई। मेजबान की उत्कृष्ट प्रतिभा के कारण उनमें सराहना की भावना थी। भाई हुआ युनफेंग। जी हाँ, भाई हुआ युनफेंग जन्म से ही 9वें स्तर की ची शोधन क्षमता से संपन्न है। हालांकि आप उनसे थोड़े कम शक्तिशाली हैं, लेकिन आप भी बहुत ताकतवर हैं। अधेड़ उम्र के विद्वान ने अपनी आंखें सिकोड़कर किम यी को कई बार देखा और फिर कहा, युवक, अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ,
क्या तुम मिंगजियान संप्रदाय में शामिल होने और मेरे कुईजू शिखर में आने के लिए तैयार हो? इससे पहले उसने किन यी को सिर्फ एक विकल्प दिया था, आप जा सकते हैं या रुक सकते हैं। हालांकि किन यी ने अपनी बेटी की जान बचाई, लेकिन उस समय की स्थिति सभी को पता थी। किन यी द्वारा गु यी की जान बचाना महज एक संयोग था, और किन यी तो बस एक साधारण व्यक्ति है। एक साधारण व्यक्ति उसके द्वारा बहुत अधिक महत्व दिए जाने के योग्य नहीं है। यदि किन यी जाना चाहता है तो वह उसे 100 टाइल सोना देगा। पहाड़ से नीचे उतरने के बाद वह नश्वर दुनिया में एक धनी व्यक्ति बन सकता है, यही उसका पुरस्कार है। लेकिन अगर किन यी यही रहने का विकल्प चुनता है तो वह किन यी को भी एक सामान्य शिष्य की तरह मानेगा और उसे वह सब सिखाएगा जो उसे सिखाना चाहिए। लेकिन अब स्थिति अलग है। किन यी ने असाधारण प्रतिभा और क्षमता का प्रदर्शन किया। ज्ञान के पत्थर को छूते ही वह तुरंत ची शोधन के 5वें स्तर पर पहुंच गया। संपूर्ण कुईजू शिखर को देखते हुए ऐसा कोई शिष्य नहीं है जो उसकी बराबरी कर सके। यहाँ तक कि पूरे मिंगजियान संप्रदाय में भी केवल हुआयुन शिखर ही उससे थोड़ा अधिक शक्तिशाली है। वह ऐसे शिष्य को अपने हाथों से फिसलने देना नहीं चाहता, इसलिए उसे फिर से गंभीरतापूर्वक निवेदन करना होगा। किन यी प्रसन्न हुआ। इस अधेड़ उम्र के विद्वान के रवैये से उसे विशेष महत्व का एहसास हुआ। मैं करता हूँ। बहुत बढ़िया, अपना नाम औपचारिक रूप से बताइए। अधेड़ उम्र के विद्वान ने एक Z टोकन निकाला। उस युवती ने खुशी से किन यी को कोहनी मारी और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, जल्दी करो और मेरे शिष्य बन जाओ। मेरे पिता कुईजू शिखर के गुरु और मिंगजियान संप्रदाय के 7वें वरिष्ठ हैं। कितने लोग मेरे शिष्य बनने का सपना देख सकते हैं? क्या आप शिष्य बनना चाहेंगे? सच कहूं तो इस व्यवस्था के साथ क्या मुझे अभी भी शिष्य बनने की जरूरत है? हालांकि जब मैं यह सोचता हूं कि अगर मैं किसी का प्यार चुराने में सफल हो जाता हूं तो वह अधेड़ उम्र का विद्वान मेरा ससुर होगा। अपने ससुर को उस्ताद बनाना, ठीक है, यह स्वीकार्य है। इसलिए उन्होंने वहीं पर मौजूद अधेड़ उम्र के विद्वान को प्रणाम करते हुए कहा, शिष्य किन यी, गुरु से मिलिए। जैसे ही उसने अपना नाम बताया, अधेड़ उम्र के विद्वान के हाथ में मौजूद Z टोकन पर स्वतः ही हवा की एक धारा उकेरने लगी। जब शब्दों की एक पंक्ति बन गई तो उसने Z टोकन किन यी को सौंप दिया। बहुत बढ़िया, अब से आप कुईजू शिखर के सदस्य हैं। अब से आपकी साधना का मार्गदर्शन आपके गुरु स्वयं करेंगे, लेकिन अगले 2 दिनों तक जल्दबाजी न करें, पहले कुईजू शिखर से परिचित हो जाएं। हाँ। अधेड़ उम्र के विद्वान के बोलने के बाद वह बिना कोई निशान छोड़े उस स्थान से गायब हो गया। किन यी ने अचानक लड़की गुइयई की ओर देखा। अब क्या मुझे लड़की यई को छोटी बहन कहना चाहिए? लड़की हंस पड़ी और उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, वरिष्ठता क्रम में मैं कुईजू शिखर की सबसे बड़ी बहन हूँ। लेकिन आप मुझसे स्पष्ट रूप से छोटे दिखते हैं। यह उम्र के बारे में नहीं है। वैसे सीनियर ब्रदर हुआ युनफैंग अब किस क्षेत्र में है? यदि आप किसी का प्यार जीतना चाहते हैं तो आपको पहले अपने प्रतिद्वंद्वी को समझना होगा। सीनियर ब्रदर हुआ युनफैंग, आप अभी जिंदन के शुरुआती दौर में हैं। लड़की ने बड़े भाई हुआ का जिक्र प्रशंसा भरे चेहरे से किया। भले ही सीनियर ब्रदर हुआ अब यहाँ नहीं है, फिर भी वह उन्हें बहुत पसंद करती है। क्यूई शोधन चरण को छोड़कर, जो 10 स्तरों में विभाजित है, साधना के प्रमुख क्षेत्रों में अन्य सभी क्षेत्रों में 4 छोटे क्षेत्र हैं, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, अंतिम चरण और पूर्णता चरण। हुआ युनफैंग जन्म से ही 9वें स्तर की ऊर्जा शोधन क्षमता से संपन्न है, इसलिए इतने वर्षों बाद भी वह गोल्डन कोर के प्रारंभिक चरण में ही है। ऐसा लगता है कि उसकी प्रगति धीमी है। तलवार संप्रदाय का नाम तलवार के नाम पर ही रखा गया है, तो वरिष्ठ भाई हुआ ने चांदी के भाले का इस्तेमाल क्यों किया? आप यह नहीं समझते, वरिष्ठ भाई हुआ जन्म से ही एक अजेय भाला चलाने की शक्ति के साथ पैदा हुए हैं और वे तलवारबाजी से कहीं अधिक भाला चलाने में माहिर हैं। संप्रदाय के प्रमुख मेरे चाचा ने तो अग्नि भेदनशील बादल भाला विशेष रूप से उनके लिए ही बनवाया था, और वरिष्ठ भाई हुआ बहुत मेहनती भी हैं। महज 6 महीने में ही उन्होंने अग्नि भेदनशील बादल भाला में महारत हासिल कर ली है। एक बार बाहर हम पर हमला हुआ था और वरिष्ठ भाई हुआ की बदौलत ही दुश्मन को मार गिराकर हमें समय मिल पाया जिससे हम सुरक्षित वापस आ सके। घात लगाकर हमला, क्या आप उन 2 मीटर ऊंचे दैत्यों की बात कर रहे हैं? हाँ, वे शैतान हैं और मुझे नहीं पता कि उन्होंने हमें कैसे निशाना बनाया। वैसे इस बार तो हम बाल बाल बच गए। तो फिर छोटी बहन यी, तुम इस समय किस लोक में हो? किन यी ने पूछा। तब लड़की ने जवाब दिया, मैं अब ची रिफाइनिंग के 6ठे स्तर पर हूँ, जो आपसे उच्च स्तर है। उसने गर्व का भाव दिखाया, लेकिन जल्द ही भौहें चढ़ाते हुए बोली, मैं छोटी बहन नहीं बल्कि बड़ी बहन हूँ, आपको मुझे बड़ी बहन कहना चाहिए। किन यी ने तुरंत विषय बदल दिया, तो छोटी बहन यी, आप तलवारबाजी का अभ्यास करती है ना? हाँ, लड़की ने सिर हिलाया, लेकिन फिर से सिर झुकाते हुए बोली, आपको मुझे बड़ी बहन कहना चाहिए। इस समय किन यी मन ही मन सिस्टम को कॉल कर रहा था। चूंकि सिस्टम चाहता है कि वह प्यार चुराए, इसलिए वह सिर्फ आधा स्तर की उन्नति पहले से नहीं कर सकता, कम से कम उसे कुछ मार्शल आर्ट और विशेष प्रतिभाओं का प्रदर्शन करना होगा।
जैसे ही उनके मन में यह विचार आया, उनके मन में शाही बहन की कोमल आवाज गूंज उठी। प्रिय मेजबान, मेजबान की सुगम प्रगति में सहायता के लिए यह प्रणाली मेजबान को पूर्ण स्तर की समझ, पूर्ण स्तर की रचनात्मकता और पूर्ण स्तर की अनुकरण क्षमता प्रदान करती है। मेजबान को प्रत्येक तकनीक को एक बार अवश्य सीखना होगा। जैसे ही सिस्टम का प्रसारण बंद हुआ, किम यी को अचानक अपने सिर में ठंडक का एक झोंका महसूस हुआ। धिक्कार है। पूर्ण स्तर की समझ, पूर्ण स्तर की रचनात्मकता, पूर्ण स्तर की नकल। यह अतिरिक्त क्षमता वाकई बहुत अच्छी है। उसकी पूर्ण स्तर की समझ उसे किसी भी मार्शल आर्ट को सीखने और उसमें तुरंत महारत हासिल करने में सक्षम बनाती है। पूरी तरह से नकल करने की प्रवृत्ति के कारण मुझे डर है कि वह दूसरों की नकल भी कर सकता है और तुरंत सीख सकता है कि वे कौन सी मार्शल आर्ट का उपयोग करते हैं। जहां तक रचनात्मकता के पूर्ण स्तर की बात है, क्या यह संभव है कि एक निश्चित स्तर की समझ हासिल करने के बाद वह मार्शल आर्ट भी बना सके? सिस्टम की कोमल बहन की आवाज, हाँ, होस्ट स्वयं मार्शल आर्ट बना सकता है। जब तक यह मार्शल आर्ट के सिद्धांतों के अनुरूप है, किसी भी रचना को उत्कृष्ट मार्शल आर्ट माना जा सकता है। बहुत बढ़िया। जब तक यह मार्शल आर्ट के सिद्धांतों के अनुरूप है, किसी भी रचना को उत्कृष्ट मार्शल आर्ट माना जा सकता है। मुझे कहना पड़ेगा कि यह सबसे बड़ा धोखा है। यह समझना आसान है कि यह मार्शल आर्ट के सिद्धांतों के अनुरूप है। यह उस प्रकार की जादुई शक्ति नहीं हो सकती जिससे हथेली के एक स्पर्श से ही दुनिया नष्ट हो जाए। इतनी शक्ति वाली जादुई शक्तियां संभव ही नहीं है। यदि आप चाहें तो यह सिद्धांत के अनुरूप है। फिर एक निश्चित दिशा में तेजी से आगे बढ़ें, दुश्मन को 350 अंक का नुकसान पहुंचाएं और तलवार की ऊर्जा संचित करें। जब संचित तलवार की ऊर्जा 4 तक पहुंच जाए, तो आप शूरवीर की अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं और ग्रीन लोटस स्वॉर्ड सॉन्ग का प्रयोग कर सकते हैं। किम यी ने मन ही मन ली बाई के किंग ऑफ ग्लोरी में कौशल के बारे में मजाक के तौर पर सोचा। हालांकि अगले ही पल सिस्टम की मधुर आवाज सुनाई दी, प्रिय मेजबान, ग्रीन लोटस स्वॉर्ड सॉन्ग बनाने के लिए बधाई। यह कौशल स्वर्ग के सिद्धांत के अनुरूप है और मेजबान पर अंकित कर दिया गया है। किम यी स्तब्ध रह गया और जल्द ही उसे अपने दांतियान में तलवार की छाया का निशान तैरता हुआ महसूस हुआ। ग्रीन लोटस स्वॉर्ड सॉन्ग, इतना ही। अविश्वसनीय। वह मार्शल आर्ट के मैदान के किनारे गया और अचानक हथियारों के रैक से एक लोहे की तलवार निकाल ली। लड़की गुइयई ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम तलवारबाजी सीखना चाहते हो? उसने मुंह बनाकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप तलवारबाजी सीखना चाहते हैं तो आपको पहले बुनियादी बातों का अभ्यास करना होगा। अगर आप बुनियादी बातों का अच्छी तरह से अभ्यास नहीं करेंगे तो आप तलवार को स्थिर रूप से पकड़ नहीं पाएंगे। जैसे ही उसने यह कहा, उसने अपनी उंगली से इशारा किया और ऊर्जा की एक धारा किम यी की लोहे की तलवार से टकराई। किम यी के शरीर में ब्लू लोटस स्वॉर्ड सॉन्ग का चिन्ह जागृत हुआ और इस समय मनुष्य और तलवार एक हो गए। हालांकि ऊर्जा अचानक आई, लेकिन इससे लोहे की तलवार उसके हाथ से नहीं छूटी, बल्कि उसने उसे और भी कसकर पकड़ लिया। लड़की गुइयई यह देखकर थोड़ी हैरान थी कि वह किम यी की लोहे की तलवार को दूर नहीं गिरा पाई। लेकिन तभी एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने उसे और भी चौंका दिया। किम यी अचानक सामने खुले मैदान में आ गया, मानो बर्फ की सफेद तलवार की रोशनी शांत आकाश को चीरती हुई आगे बढ़ रही हो। और जिस जगह पर किम यी अभी अभी था, वहां वास्तव में एक छाया रह गई थी। किम यी लगातार 2 बार खाली मैदान में चक्कर लगाता रहा और उसकी तलवार की ऊर्जा ने एक ही समय में लकड़ी के खंभे पर 4 बार प्रहार किया और फिर किम यी गायब हो गया। किम यी के पूरे शरीर को तलवार की ऊर्जा में परिवर्तित होते देख लड़की अवाक रह गई और उसने पलक झपकते ही लकड़ी के खंभे को 5 बार काट डाला। तलवार की 5 ऊर्जाओं ने जमीन को चीर दिया और 1 मीटर व्यास का लकड़ी का खंभा पल भर में फटकर चकनाचूर हो गया। अरे बाप रे! लड़की ने अपना मुंह ढक लिया, उसकी आंखों में आश्चर्य था। यह किस तरह की तलवारबाजी है? अगले ही पल किम यी अप्रत्याशित रूप से अपने मूल स्थान पर लौट आया और उस प्रेत से मिल गया। ब्लू लोटस स्वॉर्ड सॉन्ग का यह सेट प्रस्तुत करने के बाद उन्हें बहुत ताजगी महसूस हुई। उनकी यह तलवारबाजी वाकई अनोखी थी। उनका हर दांव कारगर था। हालांकि यह अभी अभी बनी थी, लेकिन प्रदर्शन करते समय ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने इसका 10 साल तक अभ्यास किया हो। किम यी, ये किस तरह की तलवारबाजी है? ये तो बहुत ही अद्भुत है। मैंने पहले कभी इस तरह की तलवारबाजी नहीं देखी, लड़की गुइयई ने उत्सुकता से पूछा। किम यी ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सीखना चाहती हो? मैं तुम्हें सिखा दूंगी। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें